नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है अपने परिवार में रोजगार विद अंकित में। तो बेटा, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्या था बेटा कि एक यहाँ पर मेला लगता है। मैं घर से जब निकला आज सुबह और ये अभी 12 बजे, तो इतना जाम कि क्लास पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया। चलिएगा, जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। आज को बेटा हमारा टॉपिक है, कल हमने पढ़ा था जॉर्ज पंचम की नाक। कल हमने उसको खत्म किया, उस पर कुछ क्वेश्चन किए। इसी तरह से बेटा हमारा कारवा आगे चलता रहेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारी क्लास है। आज जो हमारी कहानी है वो है प्यारे बच्चों माँ का आंचल। ठीक है। तो बेटा, माता का आंचल आज की कहानी है। तो बेटा, इसको लिखने वाले जो हमारे राइटर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है बेटा शिव पूजन शाह। क्या है प्यारे बच्चों? शिव पूजन शाह। उससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि शिव पूजन शाह, शिव पूजन शाह द्वारा रचित कहानी है। रचित कहानी है जिसका नाम है बेटा माँ का आंचल। माँ का आंचल। माँ का आंचल, है ना? तो बेटा, आपसे एक बात पूछी जाती है। राधे राधे भी राधे राधे, सभी को राधे राधे। एक बात पूछी जाती है मेरे प्यारे बच्चों कि ये जो माँ का आंचल है इसका शीर्षक क्या है ना? तो बेटा याद रखना, राम राम मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा याद रखना, इसका शीर्षक भी आपसे पूछ ले तो आपको एक बात याद रखनी है। शीर्षक। बेटा इसका शीर्षक है माँ का आंचल। माँ का आंचल, और जिसको लिखा गया है शिव पूजन शाह जी के द्वारा। तो आपसे बच्चों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिव पूजन जी का बचपन का नाम क्या था? शिव पूजन जी के बचपन का नाम क्या था? ठीक है बेटा, हाँ। कल का क्वेश्चन का आंसर 14 नंबर का बेटा, हाँ, विदेशी पत्थर होगा। वो मैंने लास्ट में करा दिया था क्लास में, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आइए बेटा, तो अब हम चलते हैं कि बच्चों इनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम, बचपन का नाम बेटा भोलेनाथ था। क्या था बेटा? भोलानाथ। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा शिव पूजन के बचपन का नाम क्या था? तो प्यारे बच्चे आप बता देंगे भोलानाथ था। ये क्या था बेटा? भोलानाथ। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम। ठीक है बेटा, यदि वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? वास्तविक नाम इनका क्या था? वास्तविक नाम था बेटा इनका तारकेश्वर। क्या नाम था प्यारे बच्चों? तारकेश्वर। सर, ऐप में क्लास लेट होता है? नहीं बेटा, लेट नहीं होता, राइट टाइम होता है। लेकिन आज कारण ये था कि आज रास्ते में इतना जाम था कि गाड़ी निकालना भारी हो गया यार, चल ही नहीं पा रहे थे। ठीक है ना? तो बेटा क्या नाम होगा? तारकेश्वर। तो बेटा वास्तविक नाम आपको याद रखना है, पूछा जाएगा तो क्या है? तारकेश्वर। जिसमें हमारे लेखक ने, शिव पूजन शाह जी ने, अपने बचपन का पूरा बेटा जो पूरा सार था वो इस कहानी के माध्यम से बयां किया है। ठीक है, हाँ। ठीक है बच्चों, तो बेटा आप जानेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। कोई प्यारा बच्चा बताएगा मुझे इनका जन्म कहाँ हुआ था? नंबर दूसरी बात, इनका जन्म स्थान। बेटा जन्म स्थान, इनका जन्म हुआ था 9 अगस्त। 9 अगस्त प्यारे बच्चे 1893 में। 1893 बेटा एक गांव पड़ता है बिहार का, उन्नास। उन्नास गांव, जिला, जिला है बेटा आपका भोजपुर। भोजपुर, भोजपुर
बिहार में पड़ता है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है, ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनके गांव का नाम क्या है, तो उनवास है, जिला भोजपुर, बिहार में पड़ता है। ये आपको याद रखना है। सर नोट करते जाए, नहीं भाई नोट किसी को नहीं करना, सिर्फ यहां पर सुनना है। ठीक है बेटा, बनारस में नहीं बिहार में हुआ था मेरे बच्चे। ठीक है, किसी को नोट नहीं करना, आपको पीडीएफ मिलेगी हाथ से लिखी हुई, परेशान मत हो आप लोग, है ना, बिल्कुल। फिर बेटा आपसे पूछा जाएगा नंबर तीसरा, जो इस बात पूछी जाएगी कि आप इनकी मृत्यु कहां हुई थी, तो बेटा मृत्यु आप लिख लेंगे, मृत्यु हुई थी बेटा 21 जनवरी 1963 को। 21 जनवरी 1963 को, 1963 ईस्वी को। और कहां हुई थी बेटा, वो हुई थी आपकी पटना बिहार में। ठीक है, तो बेटा याद रखना इनकी जो मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में, पटना बिहार में हुई थी, पटना बिहार में। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है ना, अच्छे से इस बात को आप ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सी पूजन साहा द्वारा रचित कहानी है माँ का आंचल। शीर्षक कौन है बेटा, इसका माँ का आंचल है। बचपन का नाम क्या था इनका, सी पूजन साहा जी का, तो आप बताएंगे भोलानाथ था। और वास्तविक नाम पूछा जाए तो तारकेश्वर था। फिर पूछा जाएगा बेटा इनका जन्म स्थान कहाँ है, इनकी जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, किस सन में हुआ था, तो 9 अगस्त 1893 ईस्वी को उनवास गांव, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ था। ठीक है, कभी कभी मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी सादाबाद भी मिलता है, सादाबाद भी एक जगह है ना, उसे भी लिख देता हूं मैं अलग कलर से, कभी आप परेशान ना हो। ठीक है बेटा, सादाबाद, शादाबाद, शादाबाद, शाहाबाद, शाहाबाद, सादाबाद नहीं, शाहाबाद। शादाबाद तो आगरे के पास ही पड़ेगा, शाहाबाद भी आपको मिले तो नोट रखना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, बिल्कुल। फिर एक बात और याद रखनी है कि बच्चों इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या लिखा है। बेटा हिंदी साहित्य में श्री पूजन साहा जी ने, हिंदी साहित्य में इन्होंने उपन्यास, ठीक है बेटा, क्या क्या लिखा है इन्होंने प्यारे बच्चे, उपन्यास, कहानी, इन्होंने उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखी है बेटा, है ना, उपन्यास, कहानी। और मेरे प्यारे बच्चे संपादक, पत्रकार भी रहे हैं ये बेटा संपादक भी रहे हैं और बेटा पत्रकार भी रहे हैं। ठीक है, याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा हिंदी साहित्य में इन्होंने जो योगदान दिया है वो किस किस क्षेत्र में दिया है, तो बेटा उपन्यासकार के रूप में भी, कहानीकार के रूप में भी, संपादक के रूप में भी और पत्रकार के रूप में भी, चारों क्षेत्र में इन्होंने काम किया था। ठीक है ना, चारों चीजें इन्होंने काम किया था बेटा, याद रखना। बक्सर डिस्ट्रिक्ट होगा, नहीं बेटा बक्सर डिस्ट्रिक्ट नहीं, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट बेटा जो आप देखेंगे वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है, सादाबाद होता है ही हो सर बेटा, अलग अलग जगह अलग अलग नाम मिलेंगे तो एग्जाम्पल आपको देने होंगे। इस तरह से क्वेश्चन कभी सादाबाद भी दे देगा तो भोजपुर नहीं देगा, भोजपुर देगा तो सादाबाद नहीं देगा, दोनों मैंने आपको बताए हैं। बेटा क्या था, जब परिसीमन होता है ना तो जगह बदल जाती है, इसलिए याद रखना। ठीक है दोस्तों, बेटा इनके जो पिताजी थे, जिला पड़ता है आरा बिहार में, वहां के किसान थे जो वहां पर बेटा एक पटवारी के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, बिल्कुल। तो बच्चों ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब हम इनके बारे में जो कहानी है वो पढ़ेंगे, उससे पहले बेटा जानेंगे कि इन्होंने दरभंगा जाकर, सबसे पहले लिखेंगे इन्होंने बेटा अपना वो क्या बोलते हैं संपादन किया था, देखेंगे दरभंगा जाकर इन्होंने, लिखेंगे दरभंगा जाकर इन्होंने बेटा मासिक पत्र है एक बालक नाम से, इन्होंने मासिक पत्र जिसका नाम है बेटा बालक का संपादन किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सी पूजन साहा जी तारकेश्वर जिनका वास्तविक नाम है, उन्होंने कहां जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया था, तो आपका आंसर होना चाहिए बेटा दरभंगा जाकर। कहां जाकर मेरे दोस्त, दरभंगा जाकर। ठीक है, हाँ गुड आफ्टरनून भाई, वेरी गुड आफ्टरनून। सर मेरा कमेंट नहीं दे रहे हैं, क्या गुस्सा है क्या मेरे से? नहीं भाई मिथिलेश मौर्य जी, मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं मेरे भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, अपने छोटे भाई से कोई गुस्सा होता है भाई बहनों से क्या?
बोलो, ऐसे कोई क्या गुस्सा होता है यार? कभी नहीं होता। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे कुछ इनकी मुख्य रचनाएं हैं, उन्हें भी लिखेंगे। लिखिए बेटा, इनकी कुछ मुख्य रचना है, मुख्य रचनाएं, मुख्य रचनाएं हैं, उन्हें भी लिख लीजिएगा। कभी पूछ ली जाए तो बेटा आपको बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा मुख्य रचना है इनकी देहाती दुनिया, देहाती दुनिया, मत वाला, देहाती दुनिया प्यारे बच्चों, मत वाला। ठीक है, माधुरी, मत वाला, माधुरी। और बेटा जैसे कि मैं कहूंगा गंगा, ये इंपॉर्टेंट है। एक है बेटा जागरण, ठीक है, मत वाला, गंगा, जागरण। एक बेटा है आपकी हिमालय, हिमालय आदि। ये प्यारे बच्चे इनकी मुख्य रचना है जो आपको याद रखनी है। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड भाई, चलेंगे आगे। तो बेटा ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उसका सन और बता दीजिए। ये क्वेश्चन भी याद रखना। लिखेंगे इनको, इनको पद्म, पद्म भूषण से वर्ष 1960 में, वर्ष 1960 में सम्मानित किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो बेटा इस कहानी में जो हमारे राइटर हैं, जो हमारे लेखक हैं, सर पढ़ते तो बहुत मजा आता है। अच्छा, वेरी गुड भाई, मजा ही आना चाहिए यार। तो बेटा हिंदी साहित्य में इन्होंने किस किस क्षेत्र में भूमिका निभाई? उपन्यासकार के रूप में भी, कहानीकार के रूप में भी, संपादक के रूप में भी, पत्रकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। और बेटा फिर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए इन्होंने बालक नाम का जो बेटा एक मासिक पत्र छापा था, उस किस जगह जाकर छापा था, किस जगह जाकर उसका संपादन किया था? तो बेटा दरभंगा में, है ना। मुख्य रचनाएं पूछी जाएंगी, देहाती दुनिया, मतवाल, माधुरी, गंगा, जागरण, हिमालय आदि। ठीक है, फिर एक बात पूछा जाता है बेटा कि इनको पद्म भूषण से सम्मानित कब किया गया था, कौन से वर्ष में किया गया था? तो आप बताएंगे 1960 में, वर्ष 1960 में मेरे प्यारे बच्चे इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है सर, संडे को क्लास होगा क्या? नहीं होगा बेटा, आर्मी लवर, संडे में क्लास नहीं होता, संडे में छुट्टी होती है, आपकी भी और मेरी भी। ठीक है, चलिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बेटा हम आगे शुरू करते हैं। उससे पहले हम जानते हैं, इनका आज से शुरू करते हैं। जो हमारे सी पूजन साहे जी हमारे रचयिता थे बेटा, इस कहानी के कहानीकार थे, उन्होंने इसमें अपने पूरे जीवन का सार बताया है कि माँ का, पिता का हमारे प्रति जो प्यार है वो कैसे था। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो बेटा आते हैं, लिखते हैं, जहां लड़कों का संग, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, मृदंग, जहां बुढ़ों का संग, बुढ़ों का संग तहां खर्चा का तंग। ठीक है ना, बिल्कुल तो सही बात है। जब आपके दोस्त लड़के होंगे तो आप मजा लेंगे, खूब कूदेंगे, खूब मजा लेंगे, कोई परेशान नहीं होगा, है ना बेटा। बिल्कुल बेटा, मासिक पत्र था बालक। ठीक है, बिल्कुल। मासिक पत्र नहीं जानते? पत्र हाथ से लिख के व्यक्ति सब में फैल जाता है, उसकी पूरे पूरे दुनिया में खबर फैल जाती है, पूरे भारत में उसकी खबर फैल गई। ठीक है, बिल्कुल। और जहां बुढ़े होते हैं वहां खर्चे को तंग होते हैं। तो लिखते हैं, हमारे पिताजी तड़के उठकर, तड़के का मतलब सुबह उठकर, ठीक है, निबट नहाकर, मतलब निबट नहाकर, नहा धोकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो ये सिर्फ पूजन साहा जी बता रहे हैं, क्योंकि बेटा तुम्हें पता है इनके जो पिताजी थे वो एक बहुत बड़े, ये इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था, वो पटवारी थे, एक हमारा आरा डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां पर, है ना। तो क्या था कि इनके पिताजी इनको बहुत प्यार करते थे, है ना, इनके पिताजी इनको बहुत प्यार करते थे, और वो अपने साथ इन्हें उठाते थे, इनको नहलाते थे, फिर इन्हें अपने साथ पूजा पर लेकर जाया करते थे, और पूजा इनके साथ बैठकर करते थे। और मेरे प्यारे बच्चे, इनको तिलक लगाते समय वो हंसा करते थे कि मेरा बालक कितना अच्छा लग रहा है ना। तो आपकी माता पिता भी करते हैं, सही बात है। तो बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, मतलब उनके संग लग, अंग लगने का मतलब उनके साथ रहने लगे थे। ठीक है, माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, बाकी सारा समय पिता के साथ ही बिताते थे। माँ से सिर्फ केवल दूध पीने आते थे और दूध पी करके चले जाते थे।
है ना। फिर पिताजी के साथ ही खूब रंगरलियां मनाना, मजा लेना, पिताजी के साथ ही मस्ती करना, उनके साथ ही सारी चीजें काम करना, है ना। बिल्कुल ठीक है मेरे भाई। फिर चलते हैं बेटा आगे। ये कहता है इसलिए पिता के साथ, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। तो मां से सिर्फ दूध पिया, पेट में जान पड़ गई और फिर पिताजी के पास। तो बेटा पिताजी से बड़ा लगाव था इनको, है ना, आपको भी होगा। तो बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेते। हम भूभत भभूत जानते बेटा, जो पूजा करते थे उस पूजा की ही अग्नि में से जो राख होती है, उस राख से ही तिलक लगाते थे पिताजी हमारे। तो ये शिव पूजन जी अपने जीवन के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तिलक लगा देने के लिए उनको उनको दिक करने लगते थे। दिक करने मतलब परेशान करने लगते थे। भाई बच्चा करता ही है परेशान, आप भी करते होंगे छोटे होंगे जब आप लोग, है ना। बिल्कुल करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में टिपुंड कर देते थे। ठीक है ना, कुछ झुंझलाते थे, कुछ मतलब गुस्सा करते थे, कुछ प्यार करते थे, हमें से अपने माथे पे हमारे माथे पे चुम्बन कर देते थे, चुम्मी कर देते थे, हमें प्यार कर देते थे, है ना। बिल्कुल। तो हमारे लीलार में, लीलार का मतलब जानते हैं, हमारे लीलार में भभूत खूब खिलकती थी। लीलार का मतलब बेटा मस्तक को बोला जा रहा है, जो माथे पे तिलक लगेगा, है ना, उसको लीलार में भभूत खूब खुलती थी, खूब खुलती थी, खूब अच्छी लगती थी। पिताजी हमारे माथे को देखकर खुश होते थे कि मेरा बालक कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मलूक लग रहा है यार, है ना बेटा। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी, मतलब बाल हमारे लंबे लंबे थे, है ना। बिल्कुल। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। समझ रहे हैं ना, हमारे जब माथे पे ऐसे करके तिलक लगा देते पिताजी बड़ा सा, तो हमारा चेहरा इतना सुंदर लगता था, जटाएं हमारी इतनी लंबी थी, जैसे हम बम भोले बन गए हो, भोले बाबा बन गए हो। उन्होंने ही हमारा नाम भोलानाथ रखा था, पिताजी ने ही प्यार से रखा था अपने लिए। वो पिताजी हमें भोलानाथ ही बोलते थे, भोला बन जाते थे, तभी इनको भोलानाथ पिताजी ने बोला। आगे चलते हैं बेटा। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। बेटा आ गया नाम आपको, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए शिव पूजन शाह जी का जो बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ था। किसने रखा था? पिताजी ने रखा था। और फिर पूछा जाएगा कि इनका वास्तविक नाम क्या था, ये बताओ। सर मैं क्या बालक हूं क्या अभी? अखिलेश पाटिल, हाँ बेटा हमारे लिए तो आप बच्चे ही हैं, ठीक है। ब्लॉक हूं क्या? बेटा ब्लॉक कोई नहीं है मेरे पास, मैं क्लास में अपनी में किसी को ब्लॉक नहीं कराता, है ना। क्यों नहीं कराता यार, एक बताओ, आपने पैसा, इतनी मेहनत का पैसा दिया है मम्मी पापा का, और आपसे यदि क्लास छूट गई तो ये मान लो मेरा दिल टूट जाएगा, क्लास छूटने का मतलब आपकी, ठीक है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं किसी को ब्लॉक नहीं कराऊंगा, अपनी क्लास में सब मजा लेंगे, सब अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल। चलो, तो हम भी उनका बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। तो भाई ये हमारे लेखक कह रहे हैं महोदय, हम उनको पिताजी कहकर पुकारा करते थे, तो है ना बेटा। ममता को मैया कहते, माता को मैया कहते थे, है ना। हम उनको बाबूजी कहकर पुकारते थे, पिताजी को तो बाबूजी कहते थे, लेकिन जो हमारी माँ थी उसे हम मैया कहते थे। तो कितने अच्छे लगते होंगे यार, बड़ा मजा आता होगा, है ना मेरे दोस्तों। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुख निहारा करते थे। मतलब पिताजी रामायण पढ़ रहे हैं, हम आईना ले लेते थे, उसमें अपना मुख निहारते थे, हम कितने मलूक लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं यार, है ना मेरे बच्चों। तो बेटा माँ बाप का प्यार बड़ा अजीब होता है ना, है ना मेरे दोस्तों, सही बात है। चलिएगा, जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और कुछ मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। तो मेरे दोस्तों, आज अपनी मम्मी से, अपनी माता जी से पूछना, क्या मम्मी मैं सुंदर लगता हूं या लगती हूं? तो मम्मी कहेगी हाँ बेटा तू मेरे लिए बहुत सुंदर है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, जिसको माँ बाप होते हैं उसका मतलब कि एहसास उसे ही होता है, ठीक है ना। हाँ, कि माँ बाप का प्यार कितना गहरा, उस प्यार के बराबर बेटा दुनिया में कोई प्यार नहीं होता। यदि तीसरा फिर प्यार मिलता है माँ बाप के अलावा, तो बेटा फिर वो गुरु से मिलता है और किसी से नहीं मिलता। पत्नी सब है, ठीक होती है बेटा, पत्नी भी मतलब से बात करती है। यदि आप उनकी हर जरूरत पूरी करेंगे तो पत्नी आपकी है, वरना बेटा पत्नी भी आपका साथ छोड़ देंगी, ये भी सच्चाई है।
ये कड़वा सच है मेरे दोस्त। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इस बात को मैं अच्छे से समझ सकता हूं। ठीक है, आप भी समझिएगा। चलो, तो बेटा पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। पिताजी के लिए बता रहे हैं ये। ठीक है, अपनी एक राम नाम बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। पोथी समझते हैं? पोथी बेटा जो हमारी जो रामायण होती है, इसे हम पढ़ते हैं, पोथी उस किताब को बोला जाता है। ठीक है, रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर के गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। समझते हैं ना आप लोग? जब गंगा मैया में आप जाते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा तो मछली को दाना खिलाते हैं ना। पिताजी के साथ जाते थे, ये बता रहे हैं कि हम भी पिताजी के साथ जाते थे। हमारे पिताजी क्या करते थे? छोटे छोटे कागज के टुकड़े करते थे, उन पे राम राम लिखा करते थे और राम नाम लिख करके उन गोलियों को उसके अंदर रख के लपेट कर रखे थे, छोटी छोटी गोलियां। और फिर हम भी पापा के साथ किसको बेटा? मछलियों को दाना खिलाते थे। ठीक है, बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है। फिर आगे चलते हैं। उस समय भी हम अनेक कंधों पर विराजमान रहते थे। उस समय भी हम उनके कंधे, मतलब उनके कंधे पर बैठ जाते थे पिताजी के, और वो पिताजी हमें लेकर के गंगा की तरफ चल देते थे। ठीक है, उनके कंधे पर विराजमान का मतलब होता है बेटा बैठ जाना, बैठ जाते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाते थे। तुमने देखा होगा ना, मछलियां जब गोली डाली, मछलियां इकट्ठी हो जाती हैं बेटा, किनारे पे आ जाती हैं सब। ठीक है ना, तो खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। पिताजी क्या कर रहे हैं, बाबूजी क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी मछलियां हैं, उन्हें दाना दे रहे हैं, उन्हें खाना खिला रहे हैं, है ना मेरे दोस्तों? हाँ, ये आप याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं बेटा। हंसा करते थे जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते थे, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। ठीक है, जैसे बेटा पेड़ की डाल है, उस पर बैठा दिया और पेड़ की डाल को ऐसे हिला दिया, बच्चा ऊपर नीचे ऐसे करके जो झूलता था, तो बड़ा खुश होगा बच्चा, है ना? बच्चे को क्या चाहिए? जितना प्यार से आप उसे बोलोगे वो उतना प्रसन्न होगा। यह कहानी वही बता रही है बेटा। अपने जो हमारे लेखक महोदय हैं, इन्होंने यही बताया कि ऐसी जीवन कटा था हमारा। ठीक है, चलो, तो कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। ठीक है, देखा होगा ना, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी हैं, तो भाई आप अपने पिताजी से ताकतवर थोड़ी हैं, अभी नहीं है ना। लेकिन जब पिताजी आपसे लड़ेंगे, है ना, जब पिताजी आपसे लड़ेंगे तो वो हारने का बहाना बनाएंगे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे को अपने से ज्यादा ताकतवर बनाना है बेटा। वरना पिताजी तुम्हें एक चांटे में नीचे गिरा देंगे। लेकिन क्या करते थे पिताजी? तुमसे घूंसा बजाते थे, तुम्हारे आपस में बॉक्सिंग करते थे, पिताजी तुमसे हार जाते थे, है ना बेटा? वही चीज ये बता रहे हैं कि हमारे पिताजी हमसे लड़ते थे, लेकिन कुश्ती में वो हार जाते थे। अरे गिर गया मैं तो, तुम जीत गए, तो बच्चा खुश होता था, है ना? यही चीजें तो है। जैसे तुमने देखा होगा, जैसे अब तुम हो, तुम्हारे जो भांजे, तुम्हारे नाती होंगे, जो तुम्हारे भाई के बहन के बच्चे होंगे, तुम घोड़ा बन जाते हो, तुम्हारे ऊपर वो पीठ पर बैठ जाते हैं, तो वो भी कितने खुश होते हैं कि मामा तो मामी, मौसी, जो चाचा बुआ घोड़ी बन गए, घोड़ा बन गए, हम उन पर बैठ गए, वो हम मेरे को लेकर चल रहे हैं, तो मजा आता था, बहुत ज्यादा खुश होते थे वो, है ना बच्चे? यही चीज इसमें बताइए। वह स्थिर होकर हमारे बल को बढ़ावा देते थे। स्टील का मतलब समझते हैं? मजबूत ताकतवर होने के बावजूद भी वो हमको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते थे कि आप ताकतवर हैं, आप अच्छे हैं, आप मजबूत हैं, हम तो कमजोर हैं भैया। और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतान पड़ जाते हैं और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। उतान का मतलब वो सीधे लौट जाते कि रेलो में तो हार गया, और हम उनकी छाती पर बैठ जाते थे। ये चीज उन्होंने बताई है। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, जब उनकी मूछों को हम छेड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। क्योंकि बच्चे का हाथ बड़ा प्यारा होता है, ये माँ बाप सब प्यार करते हैं अपने बच्चे को, है ना? बिल्कुल। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते कि मीठी चुम्मा करो, यहां पर खट्टा चुम्मा करो, ये होता है ना बेटा? बिल्कुल। तो पापा की बात बता रहे हैं, पापा का प्यार ज्यादा इसमें दर्शाया गया है, मां से भी ज्यादा। ठीक है,
तब हम बारी बारी कर अपना बायां दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बायां सा खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा सा चुम्मा लेने लगते, है ना, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर रगड़ा करते थे, है ना। हम झुंझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लगते थे, है ना, कि नहीं तुम्हारे मेरी मूछ चुभ रही है, तुम्हारी सेविंग मुझे चुभ रही है ना बेटा, बिल्कुल ठीक है, नोचने लगती। इस बार वह बनावटी रोना रोने लगते, मैं तो रोने लगा, तुमने मुझे मारा। पिताजी ऐसे भी करते थे, है ना, बिल्कुल दिखावा करते थे, कृत्रिम रूप, है ना, बिल्कुल लगते। और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। देखो यार कितनी सुंदर कहानी है। आपके जीवन में भी ये पल रहे होंगे। आपकी जब शादी हो जाएगी तो आपके बच्चे भी आपके साथ ऐसे खेलेंगे। तो बेटा ये जीवन हमारा क्या है, चक्र है, घूम रहा है। हमने अपने पिताजी के साथ खेला, ठीक है, आपके साथ आपके बच्चे खेलेंगे, चक्र है बेटा, चलता रहेगा जीवन में। पूरा बचपन याद आ जाएगा बेटा इससे। देखो जैसे इसमें आपको ये पोज आपको बता रहा है कि पिताजी जब शाम को अपने काम से, अपनी ड्यूटी से, अपनी नौकरी से घर वापस पहुंचते हैं तो बच्चा कैसे खिलखिलाकर हंसते हैं ना, एकदम उन्हें गोदी में उठा लेते हैं, उन्हें चुम्मी करते हैं, उन्हें प्यार करते हैं बच्चों को, है ना, होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। चलिएगा, उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाना बैठते थे, खाने बैठते। चौका समझते हैं, मतलब कि ऐसी चौकी वैसी होती है, कपड़ा सा बुन जाता था, उस पर बैठ करके माताजी खाना लाती थी और हम पिताजी के साथ ही बैठकर खाया करते थे, ठीक है ना। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस मतलब बेटा गाय का दूध, फूल का कटोरा होता है, कटोरे के नीचे ऐसे ऐसे फूल बने रहते हैं, उसमें गाय का दूध भरा रहता था जो हमें पिताजी खिलाते पिलाते थे। गोरस और भात सान कर खिलाते थे। भात जानते, चावल और दूध, गाय के जो गोरस, गाय का जो दूध है उसमें चावलों को ऐसे मिलते थे आपस में और हमको थोड़ा थोड़ा खिलाते थे। लीजिए, अब मम्मी के नाम का, अब पापा के नाम का, अब ये तुम्हारे नाम का, अभी तुम्हारे छोटे भाई के नाम का, ऐसे खिलाते थे ना। तो आपने ये चीजें याद रखी होंगी मेरे प्यारे बच्चों, खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, अफर मतलब पेट भर जाता था, छिक जाते थे, अब नहीं खा पाऊंगा, बस बस बस, है ना बेटा, ये चीज याद रखो। अफर जाते थे तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, अभी और खिला दो, ये भूखा है। मैया, माँ को कहा जा रहा है बेटा कि मैया और कहती थी अभी इसको और खिला दो, नहीं रात को रोएगा ये बच्चा, है ना, ये फिर हमें सोने नहीं देगा, ये रोएगा और भूखा रह जाएगा, तो है ना मेरे बच्चों। तो मैया फिर कहती थी और खिलाओ इसको। वह बाबूजी से कहने लगती आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, है ना, कि थोड़ा थोड़ा सा मुंह में देते हो, थोड़ा ज्यादा से खिलाओ, बच्चा छिक जाएगा, ठीक है। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है, ठीक है, कि हम बहुत खा गए। यदि मान लीजिए 4-4 दाने खिलाएंगे तो बच्चे लोग, मैंने तो 10 बार खा लिए, मैं तो छिक गया, बहुत सारा हो गया, मान लीजिए, है ना। यदि आप उसे 2 रोटी खिला दोगे एक साथ तो वो छिक जाएगा, है ना बेटा। यदि आप एक एक टुकड़ा उसे छोटा छोटा निवाला छोटा छोटा खिलाओगे तो उसे लगेगा मैंने तो बहुत सारा खा लिया, क्योंकि बेटा कई बार खाएगा ना फिर वो छोटे छोटे टुकड़ों को, बिल्कुल। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, मैया कहती थी अपने पति से, बच्चे के पिताजी से, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, इसको 10 बार छोटे छोटे टुकड़े खिला दे तो ये समझता है मैं छिक गया, मेरा पेट भर गया, नहीं इसको खिलाइए, ठीक है ना बेटा। हाँ चलो, तो फिर बेटा बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना, कोर मतलब निवाला टुकड़ा जो पूरा मुंह में, उसके पूरा मुंह में देना ताकि वो छिक जाए, ठीक है बेटा, बिल्कुल पूरा बचपन याद आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जब खाएगा बड़ा कोर, कोर का मतलब टुकड़ा निवाला, ठीक है, जब पाएगा दुनिया में ठोर, तभी तो स्थान पाएगा दुनिया में, तभी तो मजबूत बनेगा, वरना इसको कमजोर रह जाएगा। लोग इसे पढ़ने, बेटा दिमाग भी तभी विकसित होता है जब हमारे पेट में क्या होता है, सर जी गोरस मठा और गुड़ से बनता है। अच्छा मेरे राहुल मेरे भाई, बिल्कुल अच्छा, आपकी साइड बनता है। गोरस का मतलब बेटा दूध ही होता है वैसे, है ना, बिल्कुल। मठा और गुड़ डाल करके जो मीठा कर दिया जाता है, चलो हो सकता है भाई, हाँ जब भाई मैं जब आपसे झारखंड मिलने आऊंगा ना तब इस चीज को मैं खाऊंगा आपके साथ, तब मजा आएगा, है ना। चलो देखिए, मैं खिलाती हूं, मुर्दाए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। मुर्दाए का मतलब है मर्द, महिला ही जानती है, माँ ही जानती है बच्चे को कैसे पालना है, पिताजी नहीं जानते, मर्द नहीं जानता,
ठीक है। और मेहतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मेहतारी कहा है बेटा माँ को, मेहतारी, मम्मी, माँ, है ना, बहुत सारे नामों से माँ को पुकारते हैं। बिल्कुल, मेहतारी के हाथ से ही खाने पर बच्चों का पेट भरता है। बिल्कुल, यह कह वह थाली में दही भात सानती है। दही दूध से जमती है बेटा, दही और भात सानती है ना। अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि बनावटी नाम से कोर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो, लो तोते के नाम का, लो कौवे के नाम का, लो अब मैना के नाम का, लो बेटा मोर के नाम का, वो सब के नाम से अलग अलग खिलाती है और बच्चा खुश होकर खाता रहता है और उसका पेट भर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे महोदय जो शिव पूजन शाह जी ने बताई हैं, अपने जीवन की सारी बात इसमें व्यक्त की है। तो नहीं तो उड़ जाएंगे, यदि आप खाना नहीं खाओगे, ज्यादा कोर नहीं खाओगे, तो बेटा ये पक्षी उड़ जाएंगे। तो बच्चा कहता अच्छा मम्मा, अच्छा मम्मी, उड़ जाएंगे, मुझे खिलाओ आप, मैं नहीं उड़ने दूंगा इनको। ठीक है, बिल्कुल। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते हैं कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। बिल्कुल, हम उस खाने को इतनी जल्दी जल्दी खा जाते थे कि भैया पक्षी को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अम्मा भी बेटा, मम्मी भी, माँ भी, मेहतारी भी, बहुत सारे नामों से जानते हैं। कहीं कहीं पर मम्मी को भाभी, चाची भी बोल देते हैं, बहुत सारे नामों से, जैसे जैसे कुछ होता है, अपने घर के परिवार के नियम होते हैं ना। बिल्कुल, जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। अब तुम छिक गए, अब तुमने सबको उड़ा दिया, सबका खाना खा लिया, अब तुम राजा हो गए, अब तुम खेलो, मजे लो। ठीक है ना। तो पिताजी हमें फिर खिलाते थे। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बांधा हुआ काठ का घोड़ा। काठ का घोड़ा मतलब बेटा देखो, काठ का घोड़ा मतलब लकड़ी का घोड़ा। लकड़ी, काठ माने होती है बेटा लकड़ी का घोड़ा। ठीक है ना, उस पर बैठ जाते, दुक 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 करके भागते थे। ठीक है बेटा, लकड़ी का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग मतलब समझते, कपड़े भी नहीं पहनते, छोटा बच्चा जो होता है, निक्कर पहना नहीं पहना, शर्ट पहनी नहीं पहनी, भाग लिए, कूद लिए, मजा ले रहे हैं पिताजी के राज में। ठीक है, धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, क्योंकि हम तो पिताजी के पास रहते थे, मैया धोरे तो हम दूध पीने को गए, खाया और बाहर आ गए, फिर पिताजी के पास बैठक में मजा लिया। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हम लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल ही देती। ठीक है, जानते हैं ना कि तू नहाया नहीं है, सुबह से तेरा मुंह नहीं धुआ, तू गंदा हो रहा है, खेला कूद रहा है, बाहर यूं ही बैठा है, तो मैया क्या करती, तेल लाती, सरसों का तेल बेटा कड़वा होता है, और हमारे सर में मल देती, ताकि मेरा बच्चा अच्छा लगे, सुंदर लगे। ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ देती थी। हम रोने लगते, बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, तुम इसे क्यों परेशान कर रही हो, एक खेल रहा है बच्चा, अच्छा खासा तो एक था, तुम आती हो और इसको परेशान करती हो। तो पिताजी हमारा फेवर लेते, ये बात इसने बोली है। ठीक है ना बेटा, हाँ, बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबटन ही छोड़ देती थी। ठीक है ना, हमें सिर में तेल बोत कर मतलब लगाकर हमें उबटन मतलब ऐसे ही छोड़ देती थी कि भाई मांग नहीं गड़ेगी तुम्हारी। फिर हमारी नाभि में, नाभि समझते हैं बेटा, नाभि जो हमारे पेट में नाभि होती है ना, बिल्कुल, नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर, ठीक है, नाभि और लिलार मतलब हमारे काजल की बिंदी लगाकर, लिलार लगा दे माथे पर, यहां पर काजल की बिंदी लगा दी जाती है, छोटी सी, नजर ना लग जाए मेरे बच्चे को, बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, जैसे रिबन डाल देती हैं लड़कियां, लाल लाल कलर का, यहां पर सफेद लाल डाल देते हैं, ठीक है, बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिर सिसकते सिसकते बाहर आ जाते थे। मतलब मैया जो हमें अच्छे से नहलाती थी, तेल लगाती थी, उबटन, साई, बिंदी जो हमारी साई कर लगाती थी, है ना, हमें कि मेरा बाबू सुंदर लगना चाहिए। हम जब माँ से खुश नहीं होते थे कि माँ आंख में काजल लगाएगी, हमें दर्द होगा, हम रोते रोते आते और पिताजी की गोद में बैठ जाते थे। ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। फिर आइएगा, ये कहता है, बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था, जो हमारे मित्र थे, गली मोहल्ले के, गांव बस्ती के जो हमारे दोस्त थे, जिनके साथ हम खेला कूदा करते थे। बाहर वो खड़े रहते थे, भाई भोलानाथ कब आएगा, भोला कब आएगा घर में से, उसकी मैया उसे नहला रही है, वो रो रहा है ना, तो वो देखते रहते थे कब घर से बाहर निकले, कब हम खेले साथ।
ठीक है, बिल्कुल झुंड मिल जाता। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम झोलियों के साथ, हम झोली मतलब हमारे सब उम्र के रहते थे, वो सबके साथ खेलने लग जाते थे। ठीक है ना बेटा, हम झोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक करते थे हम, जैसे कि चबूतरों का एक कोना ही नाटक। घर बनता था, चबूतरे के कोने पे घर बना लिया कि भाई ये मेरा घर है, तुम वहां पर खेत में जाओगे, है ना। इस तरह से बहुत सारी बातें हम कल्पना करते थे। बाबू एक बोल रहे हैं, बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे, चौकी समझते हैं, पटरा जो बेटा लकड़ी का बनता है अब, है ना, बिल्कुल। ज्योति कह रही है सर जी आप हमारा नाम कभी नहीं लेते हैं। अरे ज्योति मेरी बच्ची है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, गुस्सा नहीं करते बेटा। बैठकर नहाते थे, वही रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तान कर, कागज का मतलब झंडा सा तान दिया उस पर ऐसे करके ऐसे चंदुआ सा डाल दिया ताकि वो झोपड़ी नुमा लगे, है ना। सरकंडा समझते हैं क्या होता है? सरकंडा वो होता है बेटा हमारे खेत में होता है, जन्म पैदा होता है, जिसपे बेटा ये जो खाट बुनी जाती है ना, बान होता है, बान समझते हैं ना, जिसे झारखंड में किसी और नाम से जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों। जो खाट बुनी जाती है तो खाट में जो डोरी होती है बान बोला जाता है बेटा उन्हें क्या करते थे, सरकंड, उसको सन बोलते थे। वैसे उसे सरकंडे के जो पेड़ होता था उसे सन बोलते थे। उसे काट करके उसे बेटा एक जगह उसकी पूरी एक गड्डी बांध लेते थे, ऐसे करके उसे पानी में दबा दिया जाता था, उस पर ऊपर मिट्टी डाल दी जाती थी ताकि वो बैठ जाए, और वो 8-10 दिन में गल जाता था। और गलने के बाद उस पे से वो सन जो बेटा बान वाला जो मतलब वो था सन था, उसे छुटा लिया जाया करता था, और जो उससे निकलने वाली अंदर की लकड़ी होती थी उसे सरकंडा बोला जाता था। ठीक है ना, बिल्कुल। हाँ, तो मिठाइयों की दुकान लगाई जाती, उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े से थालों में, है ना, ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, लड्डू है बेटा ये लड्डू, है ना, पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियां बनाते थे। ठीक है, बिल्कुल। फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे, फूटे घड़े होते हैं, उनके जो टुकड़े होते थे छोटे छोटे तोड़ लेते, उनको बतासे बनाते थे, है ना, बिल्कुल। आदि मिठाइयां सजाई जाती, टीकरे के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही दुकानदार होते थे कि भाई तुम मेरी दुकान है, तुम खरीदने आना। तो जो दोस्त होते थे वो बेटा क्या, हाँ बेटा बोध बोलते हैं आपके यहाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर जी। पीड़ा होता है, पीड़ा हाँ बेटा छोटा होता है, खुशी खाट थोड़ी बड़ी होती है, चारपाई। जब आप हमारे उत्तर प्रदेश की तरफ आएंगे तो बेटा मैं आपको आप देखेंगे यहाँ बड़ी बड़ी खाट मिलती हैं, है ना। पीड़ा होता है छोटा। हाँ, सब जगह अलग अलग भाषाओं से उसको जाना जाता है मेरे बच्चों, बिल्कुल। ये बेटा देख खेल रहे हैं ना बच्चे, ये खेल रहे, देखो ये खेल रहे हैं ना सभी, यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा होगा। तो बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिया पैसे खरीद लेते थे। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। ठीक है ना, बिल्कुल। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर बनता था। घरौंदा मतलब घर, छप्पर बन गया, है ना, बिल्कुल। तो दातून के खंबे, दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़, दिया सिलाई जानते बेटा, माचिस, है ना, माचिस, किवाड़, घड़े के मूढ़े, चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी, ठीक है, बनती थी। पानी के घी, धूल के पिशान और बालू की चीनी, बालू रेत होता है वो चीनी की तरह लगेगा बेटा, बिल्कुल, से हम लोग ज्योनार तैयार करते। हम ही लोग ज्योनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती, पंगत समझ रहे हैं, जो खाने के लिए बैठ जाती है लंबी कतार में लोग, है ना, 6 फीट की होती है सर, हाँ बेटा बिल्कुल, खाट 6 फीट की होती है संदीप मेरे भाई। तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीमने के लिए बैठ जाते थे कि लाओ बेटा हम भी जीमेंगे, हमें भी खाना खिलाओ। ठीक है, हमें भी खाना खिलाओ। तो हम उनको मिट्टी की जो जलेबियां बनाई, लड्डू बनाए, वो सब लाकर रख देते। हाँ बेटा चारपाई कहते हैं आकाश। उनको बैठते
देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर मतलब सब तोड़ फोड़ कर देते थे, है ना, तोड़ फोड़ कर भाग चले जाते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते कि यार बच्चों कैसा कैसा खेल आप करते हैं, हो जाते। कहने लगते फिर कब भोज होगा भोज भोलानाथ, बेटा ये बताओ भोलानाथ फिर कब भोजन होगा, भोज का समय बता दो हम भी आएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये भोलानाथ की कहानी आपको मिलेगी। कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकाला करते, कनस्तर का तबूरा बजता। कनस्तर जानते हैं जिसमें घी आता है बेटा, घी, है ना। ज्योनार क्या होता है सर जी? ज्योनार बेटा वो होती है सगाई, जो दावत होती है, लोगों को बुलाया जाता है जब आपकी शादी होगी ना, है ना। तो अब मम्मी से पूछना, मम्मी ज्योनार किसे बोलते हैं? ज्योनार बेटा उसे बोलते हैं जो हमारी शादी वादी की व्यवस्था होने से पहले जो हम लोगों को, मोहल्ले पड़ोसों को या रिश्तेदार को सबको खाना खिलाते हैं। ठीक है, वो ज्योनार होती है मेरे दोस्त, जिसे आप सगाई बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, है ना। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चों, बिल्कुल। पिसान क्या होता है? पिसान बेटा वो है जो पीसने के लिए लाया जाता है, कोई भी हमारा अन्न है, कोई भी आटा है ना, बिल्कुल। ए मोले को घिसकर सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते थे कि जी बारात आ रही है, चूहेदानी लाते थे घर से, उसमें दो सीख लगा लेते, पार कर देते थे सीख किसी भी लकड़ी को, और दो उधर से पकड़ते दो उधर से पकड़ते कि भाई लड़की की डोली आ रही है, बारात आ रही है। ठीक है, बिल्कुल। हम संबंधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते। बकरा समझते हैं? बकरा भैया एक घोड़ा हो गया, घोड़ी बन गई जिस पर बैठकर हम दूल्हा आ रहा है। ठीक है बेटा। चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। जब बारात आती है तो दरवाजे आती है नहीं आती है ना बेटा, तो यही बात आपको समझनी है। वहां काठ की पटरियों से घिरे, काठ मतलब लकड़ी की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियां, आम और टहनी केलियों से सके ऐसे झालर सी बना लेते थे। ठीक है बेटा, हाँ बेटा, गेहूं का आटा बना लेते टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हियों का कलसा रखा रहता था। कुल्हियां जानते हैं, छोटी सी होती है कुल्हियां, इसमें खील बतासे भर लेते हैं बेटा, रहता। वही पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा दिया जाता था कि दुल्हनिया अपनी ससुराल जा रही है। ठीक है ना, लिया जाता था। लौटे आने पर बाबूजी जो ही ओहार उघाड़ कर, ओहार मतलब जो कपड़ा था उसे उघाड़ कर देखते, दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंस हंस कर भाग जाते कि लीजिए पिताजी हमने तुम्हारे लिए बहू भी ला दी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ज्यों त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो बेटा आज का समय यहीं पर मैं हो चुका है, टाइम हमारी क्लास का। ठीक है, फिर आपकी दूसरी क्लास होनी है, तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। ठीक है ना। छोटी छोटी गाड़ियां भी बनाते थे सर, बिल्कुल बेटा, माचिस से उनके पार्ट बना लेते थे, किवाड़, ये बहुत सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी हैं। ठीक है, और कुछ जो भी चीजें हैं उसको कल हम आगे पढ़ेंगे, और आगे इस कहानी को पूरा करके फिर इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पेपर में पूछे जाने के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह से हमारा कारवा आगे चलता रहेगा। फिर बेटा इसके बाद व्याकरण भी पढ़नी है, दोनों किताब पहले पेपर को पढ़ के फिर दूसरे पेपर में जो व्याकरण पूछी जाएगी, गद्यांश पूछे जाएंगे, वो भी मैं आपको पूरे कराऊंगा। बिल्कुल बेफिक्र रहना। फिर प्यारे बच्चे, है ना, ओहार मतलब बेटा जिससे बहु दुल्हनियां ढकी रहती थी वो। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्त, वही सारी चीजें आगे हम इसमें क्लियर आगे मतलब उसको कंटिन्यू करेंगे कल। तो जिस प्यारे बच्चों को मजा आया है ना, मजा तो सभी को आना चाहिए, क्योंकि बेटे दोस्त हमें पहाड़ जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इससे हमें नौकरी लेनी है, अपने परिवार का रोजगार चलाना है बेटा, अपने मम्मी पापा को रोजगार देना है कि मम्मी आज मैं झारखंड पुलिस में लग गया। तो ये वादा आप सब लोग मुझसे करेंगे कि सब लोगों को नौकरी लेनी है, जितने बच्चे भी हैं क्लास में हैं। ठीक है ना, चलेगा। और मैं इसी तरह से सबको पढ़ाऊंगा, एक से एक सारी अच्छी चीज आपको सारी चीजें पढ़ा कर चलेंगे, पढ़ के चलेंगे, सबको अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।